हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं राउल्ट्स लॉ, लेकिन राउल्ट्स लॉ हमें परफेक्ट समझ में आए जिसके लिए हमें पहले कवर करना होगा वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर क्लास 11th में गैसियस स्टेट या स्टेट्स ऑफ मैटर नाम के चैप्टर में आपने पढ़ा होगा। अभी हम लोग वेपर प्रेशर देखते हैं और उसके बाद स्टार्ट करेंगे राउल्ट्स लॉ। तो गाइस वेपर प्रेशर क्या होता है ये हम लोग समझ लेते हैं। अगर हमारे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में लिक्विड है, कोई सा भी लिक्विड ले लो यार, वाटर, अल्कोहल, ईथर, कोई भी लिक्विड है, कंटेनर में लिक्विड है, तो आप लोग ये बात जानते हो कि इसको रखे रहने पर ऑन लॉन्ग स्टैंडिंग इस कंटेनर का जो लिक्विड है उसका होगा इवेपोरेशन। मतलब यहां पर जो लिक्विड है वो धीरे धीरे वेपराइज होना शुरू कर देगा। और मान लो मैंने इस कंटेनर को अगर क्लोज कर दिया, हम लोगों ने इस कंटेनर को पैक कर दिया, तो पैक करने के बाद हम लोग ये देखेंगे कि इस कंटेनर के अंदर जितना लिक्विड वेपराइज हो रहा है, वेपराइज होकर ऊपर जा रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, वही वेपर्स वापस इस लिक्विड की सरफेस पर आएंगे। वेपर्स वापस आएंगे, लिक्विड बनाएंगे, मतलब ये प्रोसेस चलता जाएगा। वेपर्स लगातार लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं और अंदर का जो लिक्विड है वो लगातार वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। दोनों बराबरी से एक दूसरे में चेंज हो रहा है। इसे कहते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं गाइस इसे? इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब इक्वल, बराबर। बराबर से इक्वल क्वांटिटी में जितना वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है उतने ही लिक्विड के नए वेपर्स बन रहे हैं, तो दोनों इक्वल अमाउंट में इंटरचेंज हो रहा है। तो ये स्टेट कहलाती है इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पे ये वेपर्स प्रेशर exerted by vapor, प्रेशर exerted by vapor, ये वेपर्स जो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में है, ये वाले वेपर्स जितना प्रेशर लगाएंगे, चाहे वो लिक्विड की सरफेस पर लगाएं या चारों तरफ लगाएं, ये प्रेशर कहलाएगा वेपर प्रेशर। प्रेशर exerted by vapors in equilibrium with liquid is called vapor pressure। तो यहां पर आप लोगों को वेपर प्रेशर की डेफिनेशन में दो बातों का ध्यान रखना है। नंबर 1, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। नंबर 2, ये कंडीशन होगी इक्विलिब्रियम की। और यहां कौन कौन इक्विलिब्रियम में रहेगा? तो भैया वेपर और लिक्विड, वो लिक्विड जिसने वेपर्स बनाए हैं वो लिक्विड अपने वेपर्स के साथ इक्विलिब्रियम में रहेगा। और इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में ये वाले वेपर्स जितना प्रेशर लगाएंगे उसे हम बोलेंगे वेपर प्रेशर। अगर सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहो तो बस इतना याद रखना, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इट इज वेरी सिंपल। अब आप लोग पहले इतना नोट करो, फिर इसके आगे मैं इसको कंप्लीट करता हूं। चलिए, तो होपफुली आपने वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां पर कुछ कंडीशंस हैं जो आप लोगों को बताना बहुत जरूरी है। देखो क्या है, वेपर और लिक्विड दोनों आपस में इक्विलिब्रियम में है। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो टेम्परेचर बढ़ने पर ये इक्विलिब्रियम बिगड़ जाएगा। बिगड़ेगा ऐसे कि ज्यादा से ज्यादा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होंगे और जितने वेपर्स बनेंगे, ज्यादा वेपर्स बनेंगे, उतना ज्यादा वेपर प्रेशर होगा। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वेपर प्रेशर Vp इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप टेम्परेचर बढ़ा दो, वेपर प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। ये बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। सेकंड पॉइंट जो हमारे लिए बहुत स्पेशल है,
वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अगर आप लोगों ने लिक्विड का सरफेस एरिया बढ़ा दिया, सरफेस एरिया क्या होता है मैं आपको बता रहा हूं। मेरे पास एक छोटे से ग्लास में लिक्विड है, आप देख रहे हो इसका सरफेस कितना कम है, ये इसका सरफेस एरिया। इतना ही लिक्विड मैंने एक बाउल में ले लिया, दोनों में लिक्विड बराबर है, लेकिन बाउल में जो लिक्विड है ना, किसी बाउल में उसका सरफेस एरिया ज्यादा है। ज्यादा सरफेस एरिया होने से ये ज्यादा वेपर्स प्रोड्यूस कर सकता है, और वेपर ज्यादा होंगे तो वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। और यहां इस ग्लास में जो लिक्विड है इसका सरफेस एरिया कम है, कम सरफेस एरिया होने से ये कम वेपर्स प्रोड्यूस करेगा। तो बहुत सिंपल सी बात है, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट, वेपर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट। भैया कुछ सॉलिड सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो लिक्विड में मिलने के बाद उस लिक्विड का सरफेस कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर हम लोग देख लेते हैं, ये कंटेनर में लिक्विड है और ओके दिख रहा है बिल्कुल प्रॉपर, कंटेनर में लिक्विड है। इस लिक्विड में मैं ये रेड कलर से, आप देख लो रेड कलर से ये कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स शो कर रहा हूं। आई होप प्रॉपर दिख जाए इसमें रेड कलर आपको। रेड कलर से ये जो मैंने सॉल्यूट के पार्टिकल्स शो करे हैं, मैंने इस लिक्विड में सॉल्यूट मिला दिया। ये सॉल्यूट के पार्टिकल्स इस लिक्विड का सरफेस एरिया डिक्रीज कर रहे हैं। तो सरफेस एरिया डिक्रीज होगा तो भैया वेपर प्रेशर भी डिक्रीज होगा। तो ऐसा सॉल्यूट वेपर प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स स्पेशली सॉलिड वेपर प्रेशर को डिक्रीज करते हैं, और ऐसे सॉल्यूट को हम बोलते हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो हमारे सामने यहां पे कुछ बात क्लियर हो गई है। वेपर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन वेपर प्रेशर किसी सॉलिड सॉल्यूट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, क्योंकि सॉलिड सॉल्यूट सरफेस एरिया लिक्विड का डिक्रीज करता है। वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी क्लियर हो गई है। डेफिनेशन है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स विच आर इन इक्विलिब्रियम विथ लिक्विड इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। आप 12th में हो, आप लोगों के लिए वेपर प्रेशर की डेफिनेशन और डेफिनेशन के साथ इसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है। तो आप लोग फिलहाल मैं साइड हो रहा हूं, वीडियो पॉज करो और जल्दी से स्क्रीनशॉट लो। तो वेपर प्रेशर कंप्लीट होता है, लेकिन अब वेपर प्रेशर का रोल आगे तक काम आने वाला है अलग अलग टॉपिक्स में। इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ 12th क्लास के लिए बड़ा ही स्पेशल टॉपिक माना जाता है और कभी कभी आईआईटी और नीट जैसे एग्जाम्स में भी क्वेश्चन बना देता है। राउल्ट्स लॉ बेसिकली क्या है? एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रैंकोइस मैरी राउल्ट। इन्होंने क्या करा, इन्होंने वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन का एक रिलेशन दिया। वेपर प्रेशर ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन का रिलेशन दिया जिसका नाम रखा गया राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ के कुछ पार्ट्स हैं, मैं आपको बिल्कुल सिंपल मेथड से बताऊंगा। फर्स्ट, Raoult's law of solution containing non-volatile solute। हाँ भैया, यहां ध्यान देना, ये क्या लिखा हुआ है? राउल्ट लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये राउल्ट लॉ का फर्स्ट पार्ट है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो क्या होता है यार? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अभी हमने डिस्कस करा था। हमारे पास एक सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन में लिक्विड है,
जिसे मैं सॉल्वेंट नाम दे रहा हूं। ये है मेरे पास सॉल्वेंट, ए से डिनोट कर देते हैं। और इस सॉल्वेंट में फिर से मैं रेड कलर से शो कर रहा हूं, मैंने कुछ सल्यूट मिलाए हुए हैं और ये सल्यूट को मैं बी से डिनोट कर रहा हूं। अब क्या होता है, सॉल्वेंट के साथ जो सल्यूट है वो सल्यूट किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि वो सल्यूट है नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल सल्यूट वेपर प्रेशर को डिक्रीज करता है, उसके अलावा कुछ नहीं करता। इट मींस सल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो सिर्फ और सिर्फ काहे की वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से। क्योंकि सल्यूट जो था उसने तो वेपर प्रेशर डिक्रीज करा, वो किसी भी काम का नहीं है। तो ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन सॉल्वेंट। और राउल्ट लॉ ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट, इसकी डेफिनेशन यही है, इफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सल्यूट देन ओवरऑल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज डिपेंड्स अपॉन, काहे पे डिपेंड करता है, सॉल्वेंट पर। और ऐसी सिचुएशन में वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना है, ये डिपेंड करता है सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन पे। इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हम लोग ये बात जानते हैं कि कांस्टेंट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, तो कांस्टेंट लगाया k इंटू एक्स से। इक्वेशन नंबर 2, आई होप ये क्लियर हो। टोटल वेपर प्रेशर जो है वो सिर्फ किसकी वजह से है, सॉल्वेंट की वजह से। और सॉल्वेंट कितना वेपर प्रेशर लगाएगा वो डिपेंड करता है उसके मोल फ्रैक्शन पे। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो क्या आ गया, कांस्टेंट। अब इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फॉर प्योर लिक्विड, लिक्विड मतलब सॉल्वेंट। हम ये मान रहे हैं कि अगर हमारे पास जो सॉल्वेंट है वो प्योर होता, अगर सॉल्वेंट प्योर होगा तो ऐसी सिचुएशन में XA होगा 1। गाइस ध्यान रखना, अगर सॉल्वेंट प्योर है तो XA 1 होगा। क्यों 1 होगा तुम लोग जानते हो, ये रफ साइड में बता रहा हूं। XA प्लस XB की वैल्यू 1 होती है, हमने डिस्कस करा था हमारे 3rd डे के लेक्चर में। XA प्लस XB 1 होता है अगर सॉल्वेंट प्योर है, जिसमें सल्यूट बिल्कुल नहीं है, तो वहां XB होगा 0, सिर्फ वहां होगा XA। और XA प्लस 0 इज इक्वल्स टू 1, फाइनली XA इज इक्वल्स टू 1। तो आप लोग ध्यान रखना, अगर प्योर सॉल्वेंट है तो उसमें XB नाम की कोई चीज नहीं है, वहां सिर्फ XA है और XA की वैल्यू 1। XA को 1 मानना है और उसके अलावा प्योरिटी का साइन कैसे डिनोट करेंगे, तो वहां पे PA हो जाएगा P0A। P0, ये जो नॉट लगाया ये प्योरिटी का साइन है। तो फाइनली इक्वेशन नंबर 2 में हम XA को 1 लिख देते हैं और PA की जगह P0A लिख देते हैं। तो क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या है, PA इज इक्वल्स टू, पहली बात तो यह है कि मैं इक्वेशन सेकंड में PA की जगह लिखूंगा P0A इज इक्वल्स टू K और XA की जगह लिखूंगा 1। तो 1 को शो करना जरूरी नहीं है। फाइनली ये आ गया कांस्टेंट K की वैल्यू, K की वैल्यू आ गई, K इज इक्वल्स टू P0A या P0 इज इक्वल्स टू K। इसके बाद आई होप दिख रहा हो यहां, पुट वैल्यू ऑफ K मतलब कांस्टेंट, इन इक्वेशन 2। तो भैया एक काम कर दो, दिख रहा है, आई होप दिख रहा हो, ओके। तो ये जो K की वैल्यू आई है ना P0A, इस P0A को इक्वेशन 2 में रख दो, कांस्टेंट की जगह P0A रख दो, क्योंकि कांस्टेंट नया आ चुका है P0A, बिकॉज P0 एंड K आर इक्वल। तो फाइनली थोड़ा सा इसे रब करना पड़ेगा मुझे, फाइनली इक्वेशन हो जाएगी इक्वेशन 2, PA इज इक्वल्स टू, जो K दिख रहा है उस K की जगह में K की वैल्यू पुट कर देता हूं, P0A इंटू क्या लिखा हुआ है
XA। तो गाइज ये हो गया हमारा राउल्ट्स लॉ फॉर, काहे के लिए राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। 12th बोर्ड में ऐसा कभी नहीं होता कि आपको लिखा हुआ है एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ। 99% चांस है क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट या वोलेटाइल लिक्विड। तो आप लोग देख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसे आप नोट कर लो। और अगर मैं इसे ये रब कर रहा हूं गाइज, ये रब कर रहा हूं, और अगर मैं इसे वर्ड्स में लिखूं तो ये डिनोट करेगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ और सिर्फ काहे पे डिपेंड कर रहा है? सॉल्वेंट पे। सॉल्वेंट है पी है। ये डिनोट कर रहा है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और एक्स से डिनोट कर रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो आप लोगों को अगर थ्योरी याद ना हो तो आप इन द एंड आप डेफिनेशन में ये भी लिख सकते हो कि नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू, काहे के इक्वल है? प्रोडक्ट ऑफ, ये मल्टीप्लाई प्रोडक्ट कहलाता है, प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो इस तरह हमारा राउल्ट का फर्स्ट फॉर्म मतलब नॉन वोलेटाइल सल्यूट के लिए राउल्ट्स लॉ कंप्लीट होता है। आप लोग इसे नोट करो और स्क्रीनशॉट लो। राउल्ट्स लॉ का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं राउल्ट्स का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है फॉर वोलेटाइल लिक्विड। देखो यार, ये टर्म मत भूलना, ध्यान देना। इससे पहले राउल्ट्स लॉ हमने पढ़ा था फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट, ऐसा सल्यूट जो वेपर प्रेशर कम करता है, और अब है राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। तो गाइज ये वोलेटाइल लिक्विड का क्या कॉन्सेप्ट है, चलो देख लेते हैं हम लोग। सपोज वी हैव लिक्विड ए इन कंटेनर, फर्स्ट कंटेनर में हमारे पास लिक्विड ए है, और मान लेते हैं यार कि इसका वेपर प्रेशर है P1, कुछ भी वैल्यू हो सकती है, 10, 20, 30 कुछ भी। सेकेंड कंटेनर में हमारे पास लिक्विड बी है और इसका प्रेशर है P2, दैट इज वेपर प्रेशर। और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास फर्स्ट कंटेनर में लिक्विड ए है, सेकेंड कंटेनर में लिक्विड बी है। हम एक कंटेनर ले रहे हैं थर्ड, और इस थर्ड कंटेनर में लिक्विड ए और लिक्विड बी दोनों को मिक्स कर देते हैं। दोनों को मिक्स कर रहे हैं बिकॉज बोथ आर मिक्सेबल लिक्विड। मिक्सेबल मतलब जो मिक्स हो जाते हैं। थर्ड कंटेनर में जब दोनों लिक्विड को मिक्स करोगे तो तुम लोग मुझे बताओ कि इस कंटेनर का वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर कितना होगा? क्या टोटल वेपर प्रेशर इन दोनों के वेपर प्रेशर का सम होगा, मतलब प्लस, या प्रोडक्ट होगा? क्या हो सकता है टोटल वेपर प्रेशर? तो गाइज यहां टोटल वेपर प्रेशर होगा P1 प्लस P2। P1 प्लस P2 क्यों करा मैंने? क्योंकि मैंने फर्स्ट लिक्विड को जो मिलाया तो उसका प्रेशर था P1, सेकंड को भी मैंने इसमें मिक्स कर दिया, उसका प्रेशर था P2। तो दोनों को मिक्स करेंगे तो उनका वेपर प्रेशर ऐड हो जाएगा, ऐड होगा तब जाके हम निकाल सकते हैं टोटल वेपर प्रेशर। और राउल्ट लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड हमें यही बताता है कि जब भी आप मिक्सेबल लिक्विड को मिक्स करते हो तो उनके वेपर प्रेशर ऐड हो जाते हैं, और ऐड होते हैं तो हम कैलकुलेट करते हैं टोटल वेपर प्रेशर। और टोटल वेपर प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे? मान लो फर्स्ट लिक्विड है A, तो इसका वेपर प्रेशर मैं मान लेता हूं PA, और सेकंड लिक्विड जो मैंने मिक्स करा B, इसका वेपर प्रेशर मैं मान लेता हूं PB। इक्वेशन नंबर 1। अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने राउल्ट के फर्स्ट फॉर्म से सीखा था, फ्रॉम फर्स्ट फॉर्म या फ्रॉम राउल्ट्स लॉ ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, फ्रॉम राउल्ट्स लॉ
फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट, हमने अभी देखा था कि वहां पीए था पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल, पी नॉट ए इंटू एक्स ए के इक्वल था। तो सिमिलरली पीबी जो है वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी के इक्वल हो जाएगा। ऑब्वियस ही बात है यार, जिसका भी आप वेपर प्रेशर निकालोगे उसका प्योर पार्ट और उसके मोल फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई कर दो, इस तरह वेपर प्रेशर निकलेगा। जब पी ए पी नॉट ए इंटू एक्स ए की इक्वल है तो पी बी पी नॉट बी इंटू एक्स बी के भी इक्वल होगा। ऐसी सिचुएशन में पी ए की जगह उसकी वैल्यू और पी बी की जगह उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या आ जाएगा? फ्रॉम इक्वेशन 1 पी टोटल इज इक्वल्स टू, पी ए की जगह मैं लिख रहा हूं पी नॉट इंटू एक्स ए प्लस का साइन था मैंने प्लस लगाया, पीबी की जगह मैं उसकी वैल्यू लिख रहा हूं पी नॉट बी इंटू एक्स बी। और इस तरह हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है, राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड। तो आप लोग इसे देख सकते हो, वोलेटाइल लिक्विड में करना कुछ नहीं है, सिर्फ वेपर प्रेशर आपस में ऐड करना है। अगर 2 लिक्विड मिक्स करोगे तो दोनों के वेपर प्रेशर ऐड होंगे, 3 लिक्विड मिक्स करोगे तो तीनों के वेपर प्रेशर ऐड होंगे। तो आप लोग इसे नोट करो, फिर हम आते हैं हमारे कॉन्सेप्ट पर, फिर न्यूमेरिकल्स पे। यहां पर हमारा राउल्ट्स लॉ का सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। फर्स्ट पार्ट था राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सेकंड था राउल्ट्स लॉ फॉर वोलेटाइल लिक्विड, कंप्लीट हो गया। अब थोड़ा सा यहां पर चीजों को अपडेट करते हुए चलते हैं हम लोग। जनरली अब 12th बोर्ड में, 12th सेंट्रल बोर्ड में स्पेशली क्वेश्चन आने लगा है कि राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ में कुछ कॉमन पॉइंट और डिफरेंस के पॉइंट बताना है। तो मैं आपको यहां कंपेयर कर रहा हूं राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ। अब राउल्ट्स लॉ और हेनरीज लॉ दोनों में हमें कुछ पॉइंट कंपैरिजन देखना है, क्या सिमिलर है और क्या डिफरेंस है। तो मैं आपको बता देता हूं, राउल्ट्स लॉ एंड हेनरीज लॉ बोथ आर एप्लीकेबल for dilute solution containing volatile component। देखो, राउल्ट्स लॉ हो या हेनरी लॉ हो, दोनों एप्लीकेबल होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। डाइल्यूट में वोलेटाइल कंपोनेंट होना चाहिए। वोलेटाइल क्या है मैं आपको बता रहा हूं। इन राउल्ट्स लॉ volatile component is solute or solvent। राउल्ट्स लॉ में वोलेटाइल कंपोनेंट का काम कोई भी कर सकता है, या तो सल्यूट कर सकता है या सॉल्वेंट कर सकता है। तो यहां राउल्ट्स लॉ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वोलेटाइल कंपोनेंट सल्यूट भी हो सकता है और सॉल्वेंट भी हो सकता है। और हम लोग ये बात जानते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस is directly proportional to its मोल फ्रैक्शन। यही हमने सीखा है राउल्ट्स लॉ में कि वेपर प्रेशर ऑफ सब्सटेंस, मान लो मेरे पास सब्सटेंस ए है तो ए का वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के पे डिपेंड करता है। और राउल्ट्स लॉ में जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटा देते हैं तो यहां पर आता है पी ए इज इक्वल्स टू, फाइनल इक्वेशन क्या बनी थी, पी नॉट इंटू एक्स ए। यह बात हो गई राउल्ट्स लॉ की। इन हेनरीज लॉ
वोलेटाइल कंपोनेंट इज गैस। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। हेनरी लॉ में वोलेटाइल कंपोनेंट गैस है, क्योंकि गैस की ही तो सॉल्युबिलिटी चेक करी थी यार हमने हेनरी लॉ में। लास्ट वीडियो देख सकते हो आप डे 7 का। और हेनरी लॉ में भी प्रेशर ऑफ गैस आपको याद होगा, क्योंकि यहां वोलेटाइल कंपोनेंट कोई सब्सटेंस है, वो सब्सटेंस सोल्यूट या सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने इसलिए सब्सटेंस वर्ड लिखा। और हेनरी लॉ में वोलेटाइल कंपोनेंट गैस है, तो मैं सीधे टर्म गैस ही लिख रहा हूं। प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। जैसा कि आप देख सकते हो हमने पढ़ा था P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x है, लेकिन जब हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां कांस्टेंट आ जाता है P इज इक्वल्स टू KH इंटू x है। तो आई होप आप लोगों को डिफरेंस दिख रहा हो। पहला कॉमन पॉइंट तो यह है कि दोनों वोलेटाइल कंपोनेंट के डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए एप्लीकेबल हैं। अब वोलेटाइल कंपोनेंट हेनरी और राउल्ट दोनों के लिए टर्म डिफरेंट है। हेनरी लॉ में वोलेटाइल कंपोनेंट का काम कर रहा है गैस, और राउल्ट में वोलेटाइल कंपोनेंट का काम कोई सब्सटेंस कर रहा है। वो सब्सटेंस सॉल्यूट हो सकता है या सॉल्वेंट हो सकता है। एक और डिफरेंस बहुत बड़ा, हेनरी लॉ के लिए कांस्टेंट होता है P नॉट है, सॉरी राउल्ट्स लॉ के लिए कांस्टेंट होता है P नॉट है, वहीं हेनरी लॉ में कांस्टेंट होता है K। तो ये भी हम लिख सकते हैं यहां पर, कांस्टेंट फॉर हेनरीज लॉ इज KH व्हाइल कांस्टेंट फॉर राउल्ट्स लॉ इज P नॉट है। इस तरह एक बहुत लॉजिकल क्वेश्चन सॉल्व होने के लिए आपके सामने ये सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं। आप लोग क्या करना, अपने नोट्स जो आप बना रहे हो उन नोट्स में हिंट करके, ये हिंट करके लिखना है भैया, पॉइंट बहुत बड़ा हिंट है, बहुत ज्यादा काम आएगा। हिंट करके आप इसे मेंशन करो, जहां जहां हिंट लिख रहे हो उसे बॉक्स बनाकर कंप्लीट कर लिया करो। मतलब ये पूरा नोट करा आपने और इसके चारों तरफ कॉपी में, नोटबुक में आपने बॉक्स बना दिया, क्योंकि एग्जाम टाइम में ये चीजें अलग से दिखना जरूरी है, पता होना चाहिए कि ये बहुत स्पेशल है। तो आप लोग इसे नोट कर लो, फिर मैं आता हूं न्यूमेरिकल पे। राउल्ट्स लॉ कंप्लीट हो गए, उसके हिंट हो गया, मुल और हेनरी राउल्ट्स का एक सिंपल सा रिलेशन हो गया। अब आता है न्यूमेरिकल। तो देखो यार, न्यूमेरिकल के लिए मैं हमेशा से आप लोगों को एक बड़ी सिंपल सी बात बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल सॉल्व करना बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है, बस कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं, मैं क्वेश्चन डायरेक्ट हायर लेवल का लेकर चल रहा हूं ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए क्या क्या रूल्स कॉन्सेप्ट हमें लगाना है। यहां पर न्यूमेरिकल ये है, द वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल। इथेनॉल इथाइल अल्कोहल को भी बोलते हैं हम लोग, इथाइल अल्कोहल इज इथेनॉल एंड मिथाइल अल्कोहल इज मीथेनॉल। वेपर प्रेशर ऑफ इथेनॉल एंड मीथेनॉल आर 44.5 mm मिलीमीटर mm ऑफ Hg, और मीथेनॉल का है 88.7 mm ऑफ Hg रिस्पेक्टिवली। मतलब इथेनॉल का वेपर प्रेशर 44.5 और मीथेनॉल का 88.7। एन आइडियल सोल्यूशन इज फॉर्म। अभी आइडियल सोल्यूशन मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको पता चलेगा क्या होता है। आइडियल, एजियोट्रॉप, सब हम उसमें देखेंगे। An ideal solution is formed by mixing 60 ग्राम इथेनॉल and 40 ग्राम मीथेनॉल। कुछ समझ में आया? यहां पर हम इथेनॉल और मीथेनॉल को मिक्स कर रहे हैं। इथेनॉल हमने लिया 60 ग्राम और मीथेनॉल हमने लिया 40 ग्राम। तो यार तुम लोग जल्दी से मुझे वीडियो पॉज करके बताओ कि इथेनॉल और मीथेनॉल में सॉल्वेंट का काम कौन कर रहा है? 60 ग्राम इथेनॉल और 40 ग्राम मीथेनॉल हमने पढ़ा हुआ है। जो ज्यादा क्वांटिटी में दोनों लिक्विड हैं, जब दोनों लिक्विड हैं तो सॉल्यूशन भी लिक्विड बनेगा, फिजिकल स्टेट वाला फैक्टर कोई काम नहीं आएगा। तो हमें देखना है क्वांटिटी, जो एक्सेसिव है वो सॉल्वेंट है। इसका मतलब यह है कि यहां पर इथेनॉल जो है, इथेनॉल सॉल्वेंट का काम कर रहा है, मैं उसे ए से डिनोट करूंगा, ध्यान रहे। और मीथेनॉल
कम क्वांटिटी में है, मतलब सल्यूट का काम कर रहा है, तो मैं इसे डिनोट करूंगा बी से। ध्यान रहे, इसका मतलब मास ऑफ ए, मतलब मास ऑफ इथेनॉल दिया है 60 ग्राम। मास ऑफ बी, बी का मास मतलब मीथेनॉल का है 40 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल, यार ये याद करना पड़ेगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH होता है, कैलकुलेट करना तो ये आएगा 46 ग्राम पर मोल। और मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेनॉल, तो ये मीथेनॉल का मॉलिक्यूलर मास आएगा 32 ग्राम पर मोल। मीथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कैलकुलेट टोटल वेपर प्रेशर। अब आप लोग जल्दी से अगर हो सके तो वीडियो यहीं पॉज करके ट्राई करो। टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला राउल्ट का है? क्या राउल्ट के फर्स्ट पार्ट को यूज करना है या सेकंड पार्ट को? तो आपको याद होगा टोटल वेपर प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए राउल्ट का सेकंड पार्ट है। टोटल वेपर प्रेशर या वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर जब भी पूछा जाएगा तो राउल्ट का सेकंड पार्ट है, और वहां पर फॉर्मूला क्या लगता है? P total is equals to P naught A into XA प्लस P naught B into XB। और एक जरूरी इंफॉर्मेशन जो आप लोगों को मैं बता दूं, वेपर प्रेशर भी इनका दिया हुआ है। इथेनॉल का वेपर प्रेशर है दैट इज PA, तो ये है 44.5 mm। और वेपर प्रेशर ऑफ मीथेनॉल भी दिया है दैट इज PB, तो ये है 88.7 mm। मुझे निकालना है टोटल वेपर प्रेशर। टोटल वेपर प्रेशर का फॉर्मूला हम लोगों को पता है, P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। परेशान मत होना कि यहां तो PA दिया है, हमें P नॉट A लगाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, आप प्योर सॉल्वेंट की जगह लगा सकते हो, PA को P नॉट A की जगह रख सकते हो जब आप टोटल वेपर प्रेशर निकाल रहे हो। सिमिलरली PB की वैल्यू को P नॉट B की जगह रख सकते हो। अब यहां पर हमारे पास PA और PB ये वैल्यूज तो हैं, क्या नहीं है हमारे पास? XA और XB। तो चलो निकालते हैं। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए तुम्हें पता होना चाहिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कैसे निकालोगे? मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए। तो यहां पर ए का मास कितना है? मास ऑफ ए दैट इज 60 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ ए दैट इज 46। 60 डिवाइडेड बाय 46, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 1.304, अराउंड 1.304। सिमिलरली मुझे नंबर ऑफ मोल्स बी के निकालना है, तो फॉर्मूला लगेगा मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी। तो आप देख सकते हो बी का मास है 40, यहां पर बी का मास 40 है और इसका मॉलिक्यूलर मास 32 है, तो मास ऑफ बी डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ बी आंसर आएगा अराउंड 1.25। कैलकुलेट करके देखना। हम लोगों को XA और XB निकालना है, तो पहले मोल्स निकाल लिए, मोल्स के बाद हम XA का फॉर्मूला रखेंगे। XA क्या होता है? Na डिवाइडेड बाय Na प्लस NB। यहां पर Na की वैल्यू कितनी है? 1.30 डिवाइडेड बाय 1.30 प्लस 1.25। आप इसे सॉल्व करो। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर आने वाला है यहां पर अराउंड 0.5102 समथिंग, जिसे हम 0.51 मान लेते हैं। गाइज बिना लंबी कैलकुलेशन के एक्स भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? सिंस XA प्लस XB इज इक्वल्स टू 1, पढ़ा हुआ है हम लोगों ने कि XA प्लस XB 1 होता है। XA की वैल्यू 0.51 उधर ले जाओ तो 1 माइनस 0.51 कितना होगा? 0.49। तो जगह की कमी है, सो
एक्स बी इज इक्वल्स टू 0.49। ये देखो बहुत बड़ी चीज आ गई हमारे लिए। हमारे पास एक्स ए आ गया और एक्स ए के अलावा एक्स बी आ गया। यहां तक काम हो गया, बिल्कुल सिंपल है। हमारे पास पी ए ऑलरेडी है, एक्स ए भी आ गया, पी बी ऑलरेडी है, एक्स बी भी आ चुका है। अब जल्दी से, क्योंकि जगह नहीं है तो मैं यहां पर, आप वीडियो पॉज करो, मैं इसे रब करता हूं और आप लोग जल्दी आंसर कमेंट करो। तो यहां पर एक्स ए और एक्स बी आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। अब मैं थोड़ा सा इसे रब कर रहा हूं ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर रहे क्या हम लोगों को अप्लाई करना है। अब फाइनली हमारे पास एक्स ए एक्स बी आ चुका है। एक्स ए है 0.51, एक्स बी है 0.49। पी ए और पी बी हमें न्यूमेरिकल में दिया था। करना क्या है, पी टोटल निकालना है। तो पी टोटल इज इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। इतना करा, इसके बाद वैल्यूज पुट कर देते हैं। पी नॉट है मतलब पी ए वैल्यू है 44.5 मल्टीप्लाई बाय 0.51 मल्टीप्लाई बाय 0.51 प्लस पीबी। पीबी की वैल्यू कितनी है 88.7 मल्टीप्लाई बाय 0.49। आप इसे कैलकुलेट करो तो ये आ जाएगा 22.73 कैलकुलेशन के बाद, और ये आ जाएगा 43.40। और जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 66.13। और यूनिट होगी इसकी, क्या यूनिट हो सकती है, यूनिट वही होगी जो न्यूमेरिकल में दी है। क्या दी है न्यूमेरिकल में, mm। तो इसकी यूनिट होगी 66.13 mm ऑफ Hg। इस तरह हमारा न्यूमेरिकल कंप्लीट होता है और हमें मिल जाता है टोटल प्रेशर। देखो सिंपल न्यूमेरिकल, अगर आपको डायरेक्ट एक्स ए एक्स बी दिया होता, पी ए पी बी दिया होता, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, 2 स्टेप्स में हमारा आंसर आ जाता। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं ऐसे न्यूमेरिकल्स देने की जो आपके लिए लेवल ज्यादा और डिफिकल्ट ज्यादा हो, ताकि हमें पता हो कि कब कौन कौन सी स्टेप्स हमें अप्लाई करनी है। और जो शीट मैं अपने पर्सनल ग्रुप के जितने भी स्टूडेंट्स मुझसे जुड़े हुए हैं, जो शीट मैं उन लोगों तक पहुंचाऊंगा जिसमें वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स और वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको सिंपल, मीडियम लेवल और हायर ऑर्डर लेवल सब न्यूमेरिकल्स मिलेंगे और उसको हम डिस्कस भी करेंगे इन अ सेपरेट वीडियो। तो आप लोग फिलहाल इसे नोट कर सकते हो। कंप्लीट हो चुका है न्यूमेरिकल, ये आ चुका है हमारा फाइनल आंसर। राउल्ट्स लॉ पर हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स लगने वाले हैं इस न्यूमेरिकल में, और आपका पैटर्न, अगर आपने इस न्यूमेरिकल को सही तरीके से कर लिया तो आपका ये पार्ट हो जाएगा परफेक्ट। इस न्यूमेरिकल में क्या दिया हुआ है, एन एक्वस सोल्यूशन कंटेन, एक्वस वर्ड तो पता है ना, वाटर के लिए लगाते हैं जहां सॉल्वेंट वाटर हो। एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 28% बाय मास ऑफ लिक्विड ए। कोई एक लिक्विड ए है जो 28% है। क्या मतलब है यार इसका 28% का, इसका मतलब ये है 28% का मतलब ये है कि मास ऑफ लिक्विड ए जो है वो 28 ग्राम है, और मास ऑफ वाटर यहां पर है, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन में दो ही चीजें हैं, एक वाटर है और एक लिक्विड ए है। तो लिक्विड ए 28% है, मतलब 28 ग्राम। तो 100 में से 28 हटा दो तो बचा हुआ 72 ग्राम वाटर होगा। हम लोग जानते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिक्विड ए यहां पर दिया हुआ है 140 ग्राम पर मोल, और यहां मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर नहीं दिया, तो ये है 18 ग्राम पर मोल। हम सब लोगों को पता है। अब क्या बोला गया है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ लिक्विड सोल्यूशन containing 28% by mass of liquid A has vapor pressure 160 mm। तो भैया ध्यान रहे, ये वेपर प्रेशर किसी लिक्विड ए का नहीं है, ये वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का है। फिर से रीड करो,
एन एक्वस सोल्यूशन कंटेनिंग 28% बाय मास ऑफ लिक्विड ए हैज वेपर प्रेशर 160। मतलब ये जो वेपर प्रेशर है ये सोल्यूशन का है, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर 160। फाइंड द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए, मतलब हमें टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन दिया है 160 mm, हमें वेपर प्रेशर ऑफ प्योर ए निकालना है, कैलकुलेट करना है। और उसके बाद दिया है क्वेश्चन मार्क के बाद, जैसा क्वेश्चन है वही का वही मैं आपके लिए लिख रहा हूं। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज एट सेम टेम्परेचर इज 150। तो भैया वाटर का वेपर प्रेशर है 150 mm। क्या करना है, टोटल वेपर प्रेशर पूछा जाए या टोटल वेपर प्रेशर दिया जाए, फॉर्मूला तो एक ही लगता है। क्या फॉर्मूला लगता है, P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू एक्स ए प्लस P नॉट B इंटू एक्स बी। ए वाले तो ये होगा, इन्हें B मान लेते हैं वाटर को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। B वाटर के लिए हम सिंबॉलिक फॉर्म में यूज कर रहे हैं। हमें P टोटल दिया है, हमें P नॉट A निकालना है, P नॉट B पता है, एक्स ए एक्स बी नहीं दिया, तो निकालो पहले एक्स ए और एक्स बी। कैसे निकालोगे, एक्स ए और एक्स बी निकालने के लिए पहले नंबर ऑफ मोल्स A और नंबर ऑफ मोल्स B के निकालो। B मतलब B यूज कर रहा हूं मैं वाटर के लिए। A के नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, दैट इज 140। तो A का मास है 28, मॉलिक्यूलर मास है 140, कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 0.2। B के नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे तो मास ऑफ B डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, B का मास वाटर का 72 ग्राम। कैसे पता चला, 28% A है, 28% जितना परसेंट है उसे उतना ग्राम मान लो, 28 ग्राम। तो बचा हुआ 72% वाटर है, 72% मतलब 72 ग्राम। तो मास ऑफ B, वाटर का मास 72 डिवाइडेड बाय वाटर का मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर मास वाटर का हो गया 18। कैलकुलेट करो, आंसर आ जाएगा 4। यहां तक काम हो गया। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन अगर A का निकालते हैं तो फॉर्मूला आ जाएगा Na डिवाइडेड बाय Na प्लस Nb। सिंपल है। Na की वैल्यू 0.2 डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू 0.2 और Nb की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 प्लस 4, 4.2। कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 0.05। करके देख लो, यही आंसर आना है, 0.048 आएगा, जिसे 0.05 मानते हैं। x से आ गया, एक्स बी निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स बी निकालना है तो 1 माइनस एक्स ए कर दो, तो ये हो जाएगा 0.95। यहां तक काम बन गया है, स्पेस नहीं है, जल्दी नोट करो, स्क्रीनशॉट लो। तो होपफुली आप लोगों ने यहां पर स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसे रब कर रहा हूं। हमारे पास XA और XB की वैल्यू आ गई। XA है 0.05 और XB है 0.95। अब लगाते हैं फॉर्मूला P टोटल का, तो P टोटल इज इक्वल्स टू P नॉट A इंटू XA प्लस P नॉट B इंटू XB। P टोटल हमें न्यूमेरिकल में दिया है 160 इज इक्वल्स टू P नॉट A, कैलकुलेट करना है। XA है 0.05 प्लस P नॉट B मतलब वाटर का वेपर प्रेशर 150 मल्टीप्लाई बाय उसका मोल फ्रैक्शन 0.95। हम कैलकुलेट करते हैं 150 इंटू 0.95, तो ये हो जाएगा 142.5 P नॉट A मल्टीप्लाई बाय 0.05 इज इक्वल्स टू 160। अब ये 142.5 को मैं अगर लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो यहां प्लस है, वहां जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये P नॉट A इंटू 0.05 ये रह गया। इसे मैं लेफ्ट साइड ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 160 माइनस 142.5।
160 माइनस 142.5 तो ये हो रहा है अराउंड 17.5। और फाइनली P0 A इंटू 0.05 इज इक्वल्स टू 17.5। क्या करना है, मुझे P0 A की वैल्यू चाहिए, तो 0.05 को ले जाओ राइट साइड। जब राइट साइड ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, P0 A इज इक्वल्स टू 17.5 डिवाइडेड बाय 0.05। कैलकुलेशन करो, ये आंसर आ जाएगा 350 और यूनिट होगी इसकी mm ऑफ Hg या सिंपली mm। और गाइस इस तरह हमारे पास फाइनली हमारे पास कैलकुलेशन करने पर आता है P0 A और P0 A की वैल्यू 350, अराउंड 350 हम लोग कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन करने में मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं, प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाए फिर कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अप्रॉक्स लेकर कैलकुलेशन करा करो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट है और टाइम बचाएगा और एक्यूरेसी की तरफ जाओगे। फिलहाल इसे नोट कर लो, हम फिर आगे बढ़ते हैं। अभी जो मैंने आप लोगों को 2 न्यूमेरिकल डिस्कस करे हैं, इनकी प्रैक्टिस करो, बिल्कुल प्रॉपर प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये 2 न्यूमेरिकल्स आपके राउल्ट्स लॉ के फर्स्ट 2 पार्ट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। अब एक टॉपिक और है राउल्ट्स का, जिसका नाम है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। वो हम पढ़ते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में, तो उसके लिए थोड़ा वेट करना, पेशेंस रखो, हम वहां पर पढ़ते हैं। फिलहाल आप लोगों के लिए एक होमवर्क है और होमवर्क बहुत ज़रूरी होता है। किसी भी लेक्चर के बाद आपको एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करनी है। अगर आप टॉपिक के साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज करते जाओगे तो आपका बोर्ड लेवल बहुत ज़्यादा सही हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। तो ये मेथड आपके लिए बेस्ट मेथड है कि आपने वीडियो देखा, वीडियो में प्रैक्टिस करी न्यूमेरिकल की और फिर आ गए एनसीईआरटी एक्सरसाइज पर। तो यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन करना है 2.16, 17 एंड 18। हालांकि 2.15 बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, लेकिन वो है रिलेटिव लोअरिंग पर, जिसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ क्लियर करूंगा मैं। 2.16, 17 और 18 फिर से गाइस मैं आप लोगों को बता रहा हूं, हमारे व्हाट्सएप पे और टेलीग्राम पर ग्रुप बना हुआ है। उस ग्रुप के साथ अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आप हमारे दिए हुए नंबर पे, फिर से ये नंबर आपको दिख रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हो अपनी डिटेल्स के साथ। और अगर आप हमारे ग्रुप से जुड़ते हैं तो वहां आपको मिलेंगे रेगुलर प्रैक्टिस शीट, एक्स्ट्रा वीडियोस, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स, फर्दर डिस्कशन, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, ये सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। और ये अभी के लिए नहीं है, ये फॉर कंप्लीट सेशन है। ऐसा नहीं कि सिर्फ लॉकडाउन तक ये काम चल रहा है, आफ्टर लॉकडाउन भी ये काम चलता रहेगा फॉर कंप्लीट सेशन। तो आप लोग अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आप अपने नाम और अपनी डिटेल के साथ व्हाट्सएप कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा इन वीडियोस को शेयर करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।